गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के लगभग 4:30 बज गए हैं और मैं डेयरी जाने के लिए उठ गई हूँ। और ये उठ के मैं खिड़की के पास गई तो देखिए अभी भी अंधेरा ही है और अभी सोनू भी आ चुका है। सोनू आज मेरे लिए आम लेके आया है। तो कोई गांव से इनके यहाँ आए थे तो वो आम लेके आए थे। सोनू उसमें से 2 आम मेरे लिए भी लाया है। उसके लिए सोनू का बहुत बहुत थैंक यू इस अच्छे से गिफ्ट के लिए जो उसने सुबह सुबह मुझे दिया। और अब हम लोग डेयरी के लिए निकल गए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है। ये समझ लीजिए हमारी भैंसों के लिए या हमारी डेयरी के लिए पहली बरसात का सीजन है, पहली बारिश है। सर्दियों में मैंने डेयरी स्टार्ट करी थी, बहुत एक्सट्रीम सर्दी पड़ी थी इस बार। जब मैंने स्टार्ट करी, भैंसें खरीद के लाई, उसके तुरंत बाद बहुत ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो गई। उसको किसी तरीके से ईश्वर की कृपा से हमने उस मौसम को निकाला। उसके बाद जब गर्मियाँ आई तो आपको पता है इस बार कितनी भयंकर गर्मी पड़ी है 1 महीने के लिए। उसको भी ईश्वर ने हमें पार कराया और अब ये बरसात का मौसम आ गया है। इसको भी ईश्वर की कृपा से हम लोग देखेंगे किस तरीके से निकलेगा। बरसातों में सबसे ज़्यादा समस्या जो पशुओं के लिए आती है वो आती है मक्खी मच्छरों की। उससे पशुओं को बचाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बड़ी जगह होती है, ओपन जगह होती है। मैंने कुछ चीज़ें सोची हैं करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी आने वाले व्लॉग्स में। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है कि किस तरीके से मैं अपने पशुओं को मक्खी मच्छरों से बचा सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये मैं डेयरी पहुँच गई हूँ और ये जहाँ पे मैं बैठी हूँ इसके ऊपर ओपन है थोड़ा एरिया। इसको मुझे कवर भी कराना है तो आज दोपहर को आके इसको हम कवर करवाएं, मतलब पिलर्स लगवाएंगे। फिर 1-2 दिन में यहाँ पर वेल्डिंग होके ये टीन लग जाएगी तो भैंसें हमारी थोड़ी सेफ हो जाएंगी। ये मैं करवा रही हूँ अपने स्टाफ के लिए क्योंकि बरसात में उनको बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे पानी आ जाता है। अब मैं डेयरी से घर आ चुकी हूँ और दिल्ली में हल्की हल्की बारिश है। सोनीपत में बारिश नहीं थी, वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल मौसम था। यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मौसम को देखते हुए आज मैंने सोचा कि ना पकौड़े बनाए जाएं। तो ये पकौड़ों के लिए मैंने अपने आलू को कद्दूकस कर लिया है मोटा मोटा और प्याज को पतला पतला काट लिया है। आलू मैंने पानी में भिगो दिए थे जिससे कि वो काले ना पड़े। तो अब ये पानी में से निकाल के निचोड़ के मैं इसको आलूओं को प्याज में डाल रही हूँ। अगर आप आलू पानी में नहीं डालेंगे तो वो थोड़ी ही देर में काला पड़ने लगता है। मैंने प्याज में अब आलू डाल दिए हैं और इसमें मैं एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी, वो है कॉर्न यानी कि मक्की। इस मक्की को मैंने हल्का दरदरा पीस लिया है तो इसका कुछ पार्ट पिस गया है, कुछ मोटा है, कुछ साबुत है। तो ये इसी तरीके से इसका टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसमें बेसन डालूंगी। आप पानी ना डालें शुरू में, पहले बेसन को ही इसके साथ मिक्स करें क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ती है, मक्की भी हल्की हल्की मॉइस्ट है और आलू भी हल्का हल्का मॉइस्ट है। तो मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। अब मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूंगी क्योंकि हाथ से थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाता है। हाँ, अगर आप हाथ से करें तो अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें। ये करने से पहले मैंने भी किया है। अब मैंने अपने हाथों से ही बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें और मैं इसमें हल्दी डाल रही, नमक डाल रही हूँ सबसे पहले, फिर हल्दी डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें कुटी मिर्च और ये मेरी देगी मिर्च और अब लास्ट में गरम मसाला। आप जानते हैं यही मेरे मसाले होते हैं जो मैं अक्सर अपनी सारी चीज़ों में डालती हूँ। कुछ नया नहीं होता है, कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया तो डाल दिया और इसी से ही चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। अब मैंने बेसन को उसमें अच्छे से मिक्स कर लिया तो मैंने देखा कि थोड़ी सी इसको पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि अभी जब हम इसको रख देंगे बेसन में ये सब्जियां मिक्स करके तो ये थोड़ा सा पानी खुद भी छोड़ेंगी और ये ढीला हो जाएगा जो बैटर या मिक्सचर आपका है। मैंने सब तेल गरम किया है और उसको चेक किया कि वो गरम हो गया है नहीं। आप ध्यान रखिए पकौड़े आपको बिल्कुल तेज़ गरम तेल में डालने हैं, बिल्कुल तेज़ गरम होना चाहिए। और जब वो सारे पकौड़े आप उसमें डाल दें तो आप गैस को मंदा कर दें क्योंकि उससे क्या होगा, आपके पकौड़े बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से भी अच्छे तरीके से सिक जाएंगे। अगर आप खाली तेज़ गैस पे सेक लेंगे तो वो बाहर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, उसका फिर आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो हमेशा पहले तेज़ गरम तेल में डालें, फिर उसको आप मंदा करके हल्के हल्के पकने दें। ये इसी तरीके से मैंने अपने पकौड़े बनाए हैं और आज मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मूंगफली का तेल। आप चाहें तो सरसों के तेल में या किसी और तेल में भी बना सकते हैं। अब पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं और ये यासीन भाई और मैं यहाँ पे पकौड़े खा रहे हैं। यासीन भाई भी आ गए थे
ये आम की चटनी बनाई थी जो सोनू सुबह आम लाया था, उससे हम पकौड़े खा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। यासीन भाई को भी बहुत पसंद आया। यासीन भाई और हम कुछ चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे और पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं। मैंने अंजना से अपने लिए लेमन टी मांगी है और यासीन भाई के लिए नॉर्मल चाय, क्योंकि मैं नॉर्मल चाय नहीं पीती हूँ। और अब दोपहर को मैं फिर से डेयरी के लिए निकल गई हूँ। मैंने आपको बताया था कि वो जो शेड है उसको कवर कराने के लिए मुझे वहाँ पिलर लगवाने हैं, और जब हम पिलर लगवा देंगे तो उसके बाद वो वेल्डिंग हो जाएगी वहाँ पे टीन, तो वो कवर हो जाएगा। तो हमारे स्टाफ को, हमारी लेबर को प्रॉब्लम नहीं होगी बरसातों में, वो आराम से वहाँ पे सो सकते हैं। एक कूलर भी मुझे लेना है उनके लिए। जो पहले मैंने कूलर लिया था वो ख़राब हो गया है। कुछ महीनों पहले आंधी आई थी, अभी 2-3 महीने पहले, तो उसमें हमारी डेयरी में काफ़ी नुकसान हो गया था, तो उसमें वो कूलर भी टूट गया था। देखिए जो आपको मलबा नज़र आ रहा है ना, ये हमारी पूरी दीवार गिर गई थी पहले, जब 2-3 महीने पहले आंधी आई थी। तब मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, तो ये मलबा भी उठवाना है। ये बहुत भारी स्लैब्स हैं, ये हिलते नहीं है। एक दिन मुझे लेबर बुला के ये सारा उठवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह भी आ जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि इस मलबे के नीचे कभी सांप ही छुप के बैठ जाए। अब आके मैं अपनी भैंसों से मिल रही हूँ। पहले मैं रेगुलर आके अपनी भैंसों से मिलके बातचीत करती थी, बहुत बॉन्डिंग है इनसे। अब 10-15 दिन से मैं इनसे मिली नहीं हूँ ठीक से, तो शायद नाराज हैं ये लोग मुझसे। देखिए पशु आपकी भाषा समझता है, और मुझे लगता है प्यार की भाषा, भावनाओं की भाषा सभी समझते हैं, चाहे वो पशु हो या इंसान हो। और मुझे लगता है कि इंसान से भी ज़्यादा पशु हमारी भावना समझते हैं। तो हम लोग बहुत अपनी भैंसों का ध्यान रखते हैं और बहुत प्यार भी है मुझे इनसे। और ये देखिए नाराज़गी दिखा रही है ये, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना इनसे प्यार किए हुए, इनके ऊपर हाथ फेरे हुए, तो ये नाराज़ हैं लग रहा है। कोई बात नहीं, इनको भी मना लूँगी। और आज जो है सोनू अभी मसाला मिलाएगा और वो लोहे के पिलर गाड़ेगा। उसके बाद मैं भी कुछ काम डेयरी पे करूँगी, क्योंकि आज टाइम से पहुँच गए हैं, तो कुछ काम निपटा लें। अक्सर क्या होता है, हम लोग ट्रैफिक वगैरह में या वैसे लेट हो जाते हैं। ये सोनू ने मसाला मिलाना शुरू कर दिया है, गड्ढा करके इन्होंने पिलर लगाया, उसमें ये मसाला भर देंगे तो वो पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये ओपन एरिया है, यहाँ पे आंधी वगैरह आती रहती है, तो अगर हल्का काम करेंगे तो वो गिरने का डर रहता है। सोनू अपना काम कर रहा है, इधर मैं भी अपना खुरपी लेके ये घास निकालने का काम कर रही हूँ अपने गार्डन की। गार्डन को हम बहुत मेंटेन रखते हैं, लेकिन अभी बहुत तेज गर्मी पड़ी, उसके बाद बारिशें शुरू हो गई, तो ये हो नहीं पाया काम। तो काफ़ी सारी घास फूस और वीड्स इकट्ठी हो गई थी यहाँ पे। हालांकि राकेश ने पहले से शुरू कर दिया था काम और काफ़ी कुछ कर भी लिया है राकेश ने बहुत अच्छे से करा है इसकी सफाई। मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस तरीके से उकड़ू बैठ के काम करने की। उकड़ू बैठना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपको वेट रिडक्शन में और आपके थाई, हिप, बैकबोन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब वेस्टर्न टॉयलेट आने के बाद हम लोगों की आदत छूट गई है कि हम इस तरीके से बैठें। इसको मलासन भी कहते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप उकड़ू बैठ सकते हैं, या अब आप लोगों की भी आदत छूट गई है। मैं बैठ जाती हूँ, मगर मैं 2-3 मिनट ही बैठ पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। तो मैंने कुछ बैठ के काम किया, फिर मैंने फावड़ा ला के थोड़ा खड़े होके भी किया। खड़े होके ये फावड़े से जब मैं खुरच दे रही हूँ मिट्टी, तो ये जड़ें छोड़ देती हैं घास अपनी, और मैं उसको उठा के निकाल लेती हूँ। उतने अच्छे से तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी काम चलाऊ चल रहा है। ये झाड़ी यहाँ उगाई है, इसको मैंने हाथ से निकालने की कोशिश की, नहीं निकली, तो मैंने इस पर फावड़ा मारा और ये देखिए ये निकल गई है इसकी जड़, और मैंने इसको निकाल के फेंक दिया है। घास भी थोड़ी बड़ी हो गई, अभी इसको भी कटवाना पड़ेगा और फिर ये गार्डन एकदम रेडी हो जाएगा। आज मैं यहाँ से सारे पुराने पौधे जो सूख गए हैं वो निकाल दूंगी, और फिर उसके बाद देखूंगी कौन कौन से नए प्लांट्स यहाँ पे लगाने हैं। कुछ सीजनल हैं तो उनको हर सीजन में चेंज करना पड़ता है, कुछ जो है वो 12 महीने के हैं। गार्डन में बैठ के और यहाँ पे प्रकृति का आनंद लेना बहुत ही सबसे अच्छा फेवरेट पास टाइम है मेरा। आप जितने मर्जी स्ट्रेस में हो, यहाँ आराम से बैठें, चिड़ियों की चहचहाहट सुने, आपका सारा स्ट्रेस भाग जाएगा। काफ़ी हद तक मैंने कोशिश करी है कि मैं राकेश की मदद करूं। अब फिर से बैठ के मैं अपनी सफाई का काम कर रही हूँ। देखिए ये खुद काम करने से 2 फायदे होते हैं, एक तो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा आपका लेबर का खर्चा बच जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि अपने जो काम है वो खुद निपटा लें, तो आपको एक्सरसाइज की भी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आप एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी और काम का काम हो जाएगा।
वही मैं कर रही हूँ, कभी बैठ के कभी खड़े होके। और बहुत ज़्यादा घास उग गई है यहाँ पे और बहुत लंबी लंबी भी हो गई है। अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर इसको करते रहें जिससे कि काम इतना ना बढ़े। ये मैं फेंकने, इसको मैं एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, फिर उसके बाद में ये सारी हम जो है इसको फेंक देंगे इकट्ठा करके, सारी घास को जो भी है उगाई है। ये मैंने घास निकाल रही हूँ मैं इसमें, आप लोग देख सकते हैं। पहले मैं रेगुलर योगा और एक्सरसाइज किया करती थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी है और वज़न भी काफ़ी बढ़ गया है और फिटनेस काफ़ी ख़राब हो गई है। मुझे लगता है कि दोबारा जो है अपनी सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उम्र के साथ जो है आपको आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है और वज़न बढ़ता जाता है। तो ये बात ठीक नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देना है। तो मुझे लगता है कि अब आलस छोड़ के थोड़ा अपनी सेहत की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि खाने का शौक है तो एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। आज मैं घर से ये सोया चाप लाई हूँ, आम की चटनी और रोटी। बहुत ही अच्छी टेस्टी सोया चाप बनाई थी निक्की ने, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे रेस्टोरेंट से लाए हैं, इतना अच्छा फ्लेवर और मसाला था। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं निक्की को बोलूँगी कि इसकी रेसिपी शेयर करे। मैंने आम की चटनी भी डाली। मैं घर से रोटियां लाई थी, लेकिन आज हमारे स्टाफ ने पराठे बनाए थे तो उन्होंने मेरे लिए भी बना दिए। तो मैं, पराठा बहुत ही बड़ा और हैवी था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि पराठा खाऊं या रोटी, लेकिन लास्ट में फिर मैंने पराठा ही चुना और जब खाया तो बहुत टेस्ट भी आया। ये देखिए हमारी डेयरी से आसमान कितना साफ और नीला नज़र आ रहा है, जैसे कि कोई कैलेंडर में नज़र आता है, जैसे कोई पिक्चर हो। ये बिल्कुल नीला साफ आसमान, उस पर सुंदर से बादल। मैं बैठी ही थी तभी रॉकी जी आ गए। रॉकी हमारे लैंडलॉर्ड के भतीजे हैं और मैंने आपको बताया था कि हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं फार्मिंग में। रॉकी और मैं अपने कुछ अनुभव शेयर कर रहे हैं फार्मिंग के बारे में। रॉकी खुद भी खेती करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं, तो हमारी हेल्प भी कर देते हैं। इनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और अब हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए हैं। शाम हो गई है, लगभग 7 बज गए आज निकलते निकलते, क्योंकि कुछ काम निपटाने थे। और देखिए आपको सनसेट भी नज़र आ रहा है। जब मैं यहाँ से निकलती हूँ और ये सूर्य देवता नज़र आते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं यहाँ पे सूर्योदय भी देख पाती हूँ और सूर्यास्त भी देख पाती हूँ। दिल्ली में तो सूरज देवता जो है बिल्डिंगों के पीछे छुप जाते हैं तो इतना ध्यान नहीं जाता। ऐसा लग रहा है हमें साथ साथ ही सूरज देवता जो है वो दिल्ली छोड़ने जा रहे हैं और जब हम दिल्ली पहुँच जाएंगे तो ये भी अपने घर चले जाएंगे। मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि आज रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई और कल फिर आपसे मुलाकात होगी।